हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पेपर 14 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 51। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में कौन से जिले सम्मिलित है? भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, भीलवाड़ा या भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारह। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश, जिसे हम 3A के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 3A के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो ये अपना राजस्थान, और इसमें एक तो जयपुर हो गया, एक अजमेर हो गया, एक टोंक हो गया, एक दौसा हो गया। तो ये 4 जिले इसमें आते हैं और ये कौन सा है? 3A के अंदर। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। पर्वतीय मृदा किन जिलों में पाई जाती है? पर्वतीय मृदा किन जिलों में पाई जाती है? उदयपुर, कोटा, जयपुर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और टोंक अलवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयपुर और कोटा है ना, वहां पे पर्वतीय मृदा पाई जाती है। कहां पे? उदयपुर और कोटा में कौन सी मृदा? पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन किस जिले में? कौन से वन? अवर्गीकृत वन। बीकानेर, उदयपुर, बारां या प्रतापगढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बीकानेर। तो राज्य में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन किस जिले में? तो वनों प्रशासनिक प्रतिवेदन में 3 प्रकार के वन होते हैं। एक तो होते हैं आरक्षित वन, दूसरे होते हैं रक्षित वन और तीसरे अवर्गीकृत वन। कौन से होते हैं? अवर्गीकृत वन। तो सबसे ज्यादा आरक्षित वन कहां पे है? वो है उदयपुर में। कहां पे है? आरक्षित वन उदयपुर में। सबसे ज्यादा रक्षित वन वो है बारां में, रक्षित वन बारां में है। और अवर्गीकृत वन कहां पे है? सबसे जो हमारा एक प्रश्न है वो है बीकानेर में। कहां पे? बीकानेर में सबसे ज्यादा अवर्गीकृत वन है। ठीक है, तो देखिए एक बार इसको याद करने के लिए थोड़ा सा मैप बना लेते हैं राजस्थान का, और उसके माध्यम से ये अपना राजस्थान हो गया, या यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए थोड़ा सा और बड़ा इसको। सबसे ज्यादा आरक्षित वन उदयपुर में, रक्षित वन बारां में और अवर्गीकृत वन बीकानेर में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार राजस्थान में खनिजों के भंडार हैं। यानी राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 57, 77, 82 या 102। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में खनन कितने खनिजों का हो रहा है? तो 57 प्रकार के खनिज राजस्थान से निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन 57 प्रकार के खनिजों का खनन भी हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सिरोही जिले में नहीं है? यानी कौन सी भू आकृति है जो सिरोही में नहीं है? गुरु शिखर, आबू पर्वत, उड़िया का पठार या हर्ष पर्वत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हर्ष पर्वत, क्योंकि हमें पता है गुरु शिखर तो सिरोही में है, बिल्कुल है, सही बात है। आबू पर्वत भी सिरोही में है, बिल्कुल सही है। उड़िया का पठार भी सिरोही में है, बिल्कुल सही है। लेकिन हर्ष पर्वत सिरोही में ना होके कहाँ पे है? सीकर में। कहाँ पे है? सीकर जिले में है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राजसिको की स्थापना कब हुई थी? राजसिको की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई, 1961 में हुई, 1962 में हुई, 1963 में हुई। तो राजसिको की स्थापना कब हुई थी? तो राजसिको की स्थापना याद रखनी है हमें, 1961 में हुई। कब हुई? 1961 में राजसिको की स्थापना हुई थी, है ना। राजसिको की स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देश की कुल भैंसों का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? यानी देश की कुल भैंसें, उनमें से कितनी भैंसें राजस्थान में हैं? 11.55, 12.47, 13.15 या 14.15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 12.47% भैंसें राजस्थान में। यानी पूरे भारतवर्ष की 12.47% भैंसें राजस्थान में, यानी यूं कहे लगभग 12.5% भैंस है ना, वो राजस्थान में, याद रख सकते हैं। और 12.5 का मतलब होता है हर 8 में से 1 भैंस राजस्थान में है। इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। यानी अगर 8 भैंसें लेंगे टोटल, तो उसमें से 1 भैंस अपने राजस्थान में है, या परसेंटेज में कहेंगे तो 12.5% भैंसें राजस्थान में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ देखो बकरियां है ना, देश की 14% बकरियां राजस्थान में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2001 की तुलना में राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात
2011 में कितने अंकों से सुधार हुआ, यानी 2001 का ग्रामीण लिंगानुपात देखते हैं, फिर 2011 का ग्रामीण लिंगानुपात देखते हैं, तो उसमें कितने अंकों का सुधार हुआ। तो इसका आंसर 1, 2, 5 या 7, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 अंकों का सुधार हुआ था इसमें। तो वर्तमान में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो देखते हैं वर्तमान में ग्रामीण लिंगानुपात है 933। कितना है, 933 है ना। और इससे पहले ग्रामीण लिंगानुपात कितना था 2001 में, तो 2001 में था 930, और कितने से सुधर गया, तो 3 से सुधर गया, तो 933 हो गया वर्तमान में ग्रामीण लिंगानुपात। शहरी लिंगानुपात कितना है, शहरी लिंगानुपात है 914, 914। और राजस्थान का ओवरऑल लिंगानुपात कितना है, तो 928 है ना। इस प्रकार हमें याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पिछले 30 सालों में सर्वाधिक अकाल प्रभावित गांव किस साल में हुए, यानी वो कौन सा साल था, वो राजस्थान के इतिहास में या पिछले 30 सालों में सर्वाधिक अकाल से प्रभावित साल था। 1982-83, 2004-05, 2002-03 या 2008-09। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2002-03, यानी 2002-03 में राजस्थान में बहुत भीषण अकाल पड़ा था। कितना भीषण अकाल पड़ा कि राज्य के सर्वाधिक गांव प्रभावित हुए थे, सबसे ज्यादा जिले भी उसी समय प्रभावित हुए थे, यानी राज्य के 32 जिले प्रभावित हुए। कितने जिले प्रभावित हुए थे उस साल, 32 जिले 2002-03 में प्रभावित हुए थे अकाल से, इतना भीषण अकाल पड़ा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राज्य की ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, यानी दिसंबर 2021-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, वो उसके अनुसार पूछ रहा है कि दिसंबर 2021 तक राज्य की ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता, ये सारे स्रोतों से पूछ रहा है। पवन ऊर्जा मान लो, है ना, सौर ऊर्जा मान लो, सारी ऊर्जा जितनी प्रकार की ऊर्जा होती है ना, उन सब से। तो ऑप्शन है 25,241 मेगावाट, 22,341 मेगावाट, 23,321 मेगावाट या 22,246 मेगावाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, दिसंबर 2021 तक कितनी ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता थी, तो ये थी 23,321 मेगावाट। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं 23321, है ना। ये क्या है, ये वो है दिसंबर 2021 तक राज्य की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता। ठीक है, कितनी है, 23,321, याद रह जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर से राज्य का कौन सा क्षेत्र लाभान्वित है, यानी इंदिरा गांधी नहर है उससे राज्य का कौन सा क्षेत्र लाभान्वित है, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी या उत्तर पश्चिमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर से। तो हम सबको पता ही है कि राज्य का जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, कौन सा, उत्तरी पश्चिमी हिस्सा, राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है ना, वो इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है, यानी ये वाला एरिया है तो लाभान्वित है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब ने राजस्थान का भौतिक विभाजन 7 भागों में किया था, यानी वीसी मिश्रा साहब है ना, उन्हें राजस्थान का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया, 7 भागों में किया। ठीक है, और अपनी पुस्तक में किया। उनकी पुस्तक का नाम है राजस्थान भूगोल, है ना। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि किस वर्ष में किया, 1960 में, 68 में, 78 में, 88 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1968 में, यानी वीसी मिश्रा साहब ने 1968 में 1968 में किताब लिखी। किताब का नाम है राजस्थान भूगोल। क्या नाम है, राजस्थान भूगोल। और इस किताब में उन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक भागों में बांटा। ठीक है, कितने भाग बनाए, राजस्थान के 7 भौतिक विभाग बनाए। ठीक है, और ये किताब 1968 में लिखी थी उन्हें। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा कब शुरू किया गया, यानी एक प्रोग्राम है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये राजस्थान सरकार द्वारा कब शुरू किया गया, 1986-87, 92-93, 95-96 या 2005-06। तो इसका आंसर हो जाएगा 1986-87। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब किया गया, 1986-87 में। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात वाला तो कब किया गया, मेवात में, ठीक है, 1986-87 में। और वहीं मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में शुरू किया। कब किया, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पे है, फलोदी, सांबर,
पचबदरा है डीडवाना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पे है? डीडवाना में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पे? डीडवाना। और डीडवाना कहाँ है आप सबको पता ही है, नागौर जिले में है ना, नागौर जिले में डीडवाना है ना, वहाँ पे है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क। क्योंकि जो डीडवाना झील है उसमें उसका नमक खाने योग्य नहीं है, ठीक है, डीडवाना झील की जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है, इसलिए यहाँ राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का कारखाना लगाया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की? तो इसकी स्थापना 1964 में करी गई। कब करी गई? 1964 में, 1964 में ये राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना करी गई, ठीक है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना कब करेगी? 1964 में करेगी, 1964 में करेगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर पशुधन का योगदान कितना है? यानी इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा है फिर से, है ना, उसमें ये पूछ रहा है कि जो प्रचलित कीमत है ना राजस्थान की जीडीपी में, उसमें पशुधन का योगदान कितना है? तो ये देखो ऑप्शन है हमारे 13%, 13.98%, 15% और 16.25%। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये देखो, अगर हम देखें पशुधन और फसल, ये कृषि क्षेत्र से जो कृषि क्षेत्रक है, अर्थव्यवस्था का जो कृषि क्षेत्रक है उसमें इन दोनों का योगदान बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम सामान्य तौर पे देखें तो फसल का योगदान ज़्यादा होता है, लेकिन राजस्थान के मामले में ये उल्टा है। राजस्थान में वर्तमान में पशुधन का योगदान फसल से भी ज़्यादा है, यानी राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुधन बड़ा योगदान दे रहे हैं कंपेयर टू फसल, है ना। तो पशुधन का कितना योगदान है वर्तमान में? तो 13.98%, यानी राजस्थान की जीडीपी का 13.98% है ना, वो पशुधन से आता है, ठीक है। और राजस्थान की जीडीपी का 13.89% ये फसल से आता है। हम बात कर रहे हैं प्रचलित कीमत पे, किस पे? प्रचलित कीमत पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो पशुधन का योगदान फसल के योगदान से ज़्यादा है। वहीं अगर देखते हैं राजस्थान में कृषि का योगदान कितना जीडीपी में, कृषि में पशुधन भी शामिल है, फसल भी शामिल है, वानिकी भी शामिल है और मत्स्य भी शामिल है ना। तो कृषि का योगदान कितना? तो राजस्थान की जीडीपी में प्रचलित कीमतों पे 30.23%, यानी राजस्थान की जीडीपी का 30.23% हिस्सा है ना, वो कृषि से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। ये हम बात कर रहे हैं प्रचलित कीमत पे। लेकिन अगर राजस्थान की जीडीपी की बात करें और हम कहें कि स्थिर कीमतों पे, स्थिर कीमत बोले तो जो आधार वर्ष कितना है 2011-12 के मूल्यों के आधार पर कंपेयर करते हैं, तो कृषि का योगदान कितना है? तो उस परिस्थिति में कृषि का योगदान है 28.85%। तो आपको एटलीस्ट कृषि का योगदान तो सीधा सीधा ध्यान रखना है, और ये भी याद रखना है कि पशुधन का योगदान फसल के योगदान के मुकाबले ज़्यादा है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? यानी भारत में कच्चा तेल उत्पादन होता है ना, उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान कौन सा है? दूसरा है। तो पहले स्थान पे कौन सा है? तो हमने कल पढ़ा था ना, बॉम्बे हाई ये 1 नंबर पे है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन है? अपना प्यारा राजस्थान। अब देखो पूरे देश में कितना पेट्रोल का मतलब कच्चे तेल का उत्पादन होता है? तो 30 MMTPA इतना तेल का उत्पादन होता है पूरे देश में, और इसमें से 6 MMTPA इतना राजस्थान में हो जाता है। यानी यूं कह सकते हैं कि पूरे देश में कच्चे तेल का 20% उत्पादन राजस्थान में ही हो जाता है। कितना हो जाता है? पूरे देश में कच्चे तेल का 20% उत्पादन राजस्थान में होता है, और कच्चे तेल के उत्पादन के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पे है, और राजस्थान में 6 MMTPA तेल का उत्पादन होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना 1905 में हुई थी, लेकिन ये हमसे पूछ रहा है कहाँ पे हुई? अजमेर के बिनाई में हुई, जालौर में हुई, सीकर के लक्ष्मणगढ़ में हुई, जयपुर के पश्चिम में हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अजमेर के बिनाई में। यानी राज्य की जो प्रथम सहकारी समिति है ना, उसकी स्थापना 1905 में हो गई थी। राज्य की पहली सहकारी समिति की स्थापना 1905 में हो गई थी, और हुई कहाँ पे थी? बिनाई में हुई। कहाँ पे? बिनाई में। और बिनाई कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। वहाँ पे राज्य की पहली सहकारी समिति की स्थापना हुई, ठीक है। सहकारी समिति की स्थापना बिनाई अजमेर में हुई। अगले प्रश्न में चलते हैं।
पैसा अधिनियम को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया? जो पैसा अधिनियम है ना, उसे राजस्थान में कब लागू किया गया? 1999, 1998, 1997 या 1995? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1999। 1999 में राजस्थान में पैसा अधिनियम लागू किया गया। कब किया गया? 1999 में राजस्थान में पैसा अधिनियम लागू किया गया। और पैसा अधिनियम जो लाया गया था, तो इसकी रिकमेंडेशन किसने करी थी? तो पैसा जो अधिनियम है उसकी एक समिति बनी थी, उसका नाम है भूरिया समिति। क्या नाम है? भूरिया समिति। इस भूरिया समिति की रिकमेंडेशन पर पैसा अधिनियम को लाया गया था, है ना। किस समिति की रिकमेंडेशन पर लाया गया था? तो भूरिया समिति रिकमेंडेशन पर लाया गया था और राजस्थान में 1999 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख में किस वंश का उल्लेख मिलता है? जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें किस वंश का उल्लेख मिलता है? चौहान का, गुहिल का, भाटी का या राठौड़ का? तो बिजोलिया शिलालेख में तो सर्वविदित है कि चौहान वंश की जानकारी बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। किस शिलालेख में? बिजोलिया शिलालेख में चौहान वंश की जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वीडन देश के पुरातत्वविद थे, उनका नाम था हन्नरिड। उनके निर्देशन में एक जगह उत्खनन हुआ था, वो जगह बतानी है, कौन सी जगह उत्खनन हुआ था? रेड, रंगमहल, कालीबंगा या नोह? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन देश के जो पुरातत्वविद थे, क्या नाम है? हन्नरिड साहब। उनके निर्देशन में सभ्यता का जहाँ उत्खनन हुआ था, कौन सी थी वो? तो वो है रंगमहल की सभ्यता। कौन सी? रंगमहल की सभ्यता हन्नरिड साहब ने किया था, ठीक है ना। हन्नरिड साहब ने किया था यहाँ पे उत्खनन। किसने किया? रंगमहल में हन्नरिड साहब ने किया था, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? जो नागभट्ट प्रथम है ना, वो किस राजवंश से संबंधित है? परमार, प्रतिहार, चौहान या गुहिल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम है ना, वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित थे। किससे? गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित थे। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में चलते हैं। मारवाड़ या जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ईडन था, बर्टन था, मैकमोहन था या सावर्स था? तो हमें पता ही है कि जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन था। कौन था? मैकमोहन था। सावर्स कहाँ का था? तो उदयपुर का था सावर्स, ठीक है। और बर्टन था, वो कोटा का था। और ईडन आपको पता ही है जयपुर का था। कहाँ का था? जयपुर का ईडन था, कोटा का बर्टन था, मैकमोहन अपने मारवाड़ का था या जोधपुर का था, और सावर्स कहाँ का था? उदयपुर का था। और इसमें जो मैकमोहन और बर्टन है ना, इन दोनों की तो हालत खराब कर ही दी थी क्रांतिकारियों ने। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी इन कथनों में से कौन सा कथन है जो असत्य है? संप सभा की स्थापना 1883 में हुई। भगत आंदोलन 1911 में शुरू हुआ। संप सभा का पहला अधिवेशन 1903 में हुआ। इनमें से कोई सा गलत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तो सारे कथन ही सत्य लग रहे हैं, तो इसका मतलब कोई कथन असत्य नहीं है, क्योंकि संप सभा की स्थापना 1883 में हुई थी। बिल्कुल सही है। संप सभा की स्थापना 1883 में हुई, सही बात है। भगत आंदोलन 1911 में चला था, यह भी बिल्कुल सही बात है। ये भी सही है, ये भी सही है। संप सभा का पहला अधिवेशन 1903 में हुआ था, बिल्कुल सही है, मानगढ़ पहाड़ी पे। और ये कह रहा है कि इनमें से कोई सा असत्य नहीं है, तो इसका मतलब कोई सा असत्य नहीं है, ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से है? यानी दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है नानजी पटेल, एक का नाम है ठाकरे पटेल। उनका संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेगू से, शेखावाटी से, बिजोलिया से या मारवाड़ से? तो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से? तो इसका आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन से। कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन का जो शुरुआती दौर था ना, उस समय ही नानजी पटेल और ठाकरे पटेल का नाम ऊपर आया था, उभर के आया था सामने। यानी ये इस आंदोलन को शुरू करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। क्योंकि 1897 में क्या हुआ? 1897 के अंदर ये जो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल है ना, ये फतेह सिंह जी के पास गए थे, है ना, ठाकुर कृष्ण सिंह के खिलाफ की उनकी बोले बहुत सारे लाग बाग लगा रखे। और ठाकुर कृष्ण सिंह ने बाद में क्या किया? जो बिजोलिया का जागीरदार था, तो या ठिकानेदार था, उसने क्या किया? इनको नानजी पटेल को, ठाकरे पटेल को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया था, है ना। तो इस प्रकार नानजी पटेल और ठाकरे पटेल का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आज़ाद मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया? यानी एक जेंटलमैन एग्रीमेंट किया गया था और उसके विरोध में आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया।
ये किसके द्वारा किया गया? बाबा हरिश्चंद्र, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पति के, हरिभाई उपाध्याय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया था? तो बाबा हरिश्चंद्र नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरुद्ध आज़ाद मोर्चा का गठन किया था। आज़ाद मोर्चा किसने गठित किया? बाबा हरिश्चंद्र ने किया। बाबा ने आज़ादी का मोर्चा निकाल दिया। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान की कौन सी रियासत पाकिस्तान से मिलना चाहती थी? यानी इन विकल्पों में से कौन कौन सी रियासतें थी जो पाकिस्तान से मिलना चाहती थी? एक तो धौलपुर करौली, जयपुर जैसलमेर, अजमेर बीकानेर या धौलपुर जैसलमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलपुर और जैसलमेर। यानी धौलपुर और जैसलमेर ऐसी रियासतें थी जो पाकिस्तान से मिलना चाहती थी, है ना। तो कौन कौन सी रियासतें थी? धौलपुर और जैसलमेर। चलो जैसलमेर का तो समझ में आता है, इसका तो बॉर्डर लगता है। धौलपुर वाला ज़बरदस्ती कर रहा था, हैं। तो लेकिन जो अपने वीपी मेनन साहब, एक अपने सरदार पटेल साहब, इन दोनों ने के प्रयासों से ये इनको भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े थे, जोधपुर को भी, धौलपुर को भी और जैसलमेर को भी। अगले प्रश्न में चलते हैं। काला और बाला के देवता के नाम से जाना जाता है, किन्हें जाना जाता है? तेजाजी महाराज को, गोगा जी महाराज को, रामदेव जी महाराज को, भोमे जी महाराज को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा काला और बाला के देवता के नाम से किसे जाना जाता है? तो सबको पता ही है, अपने तेजाजी महाराज को काला और बाला के देवता के नाम से जाना जाता है ना। तो इनकी महानता देखो यहाँ स्पष्ट होती है, कितने महान थे कि लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए किनसे? मेर मीणाओं से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था इन्होंने। मतलब वचन के इतने पक्के थे। और इनकी घोड़ी का नाम आपको पता है, लीलन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? यानी कौन सा वो शासक था जिसके शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? माधो सिंह, राम सिंह, उमेद सिंह या जय सिंह? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माधो सिंह प्रथम। यानी माधो सिंह प्रथम के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था। किसके शासनकाल में? माधो सिंह प्रथम के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था। किसके शासनकाल में? माधो सिंह प्रथम के शासनकाल में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बच बारस का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो पहली बात तो ये बारस को मनाया जाएगा, तो द्वादशी तो होगी, तो सब में द्वादशी है। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, श्रावण कृष्ण द्वादशी, वैशाख कृष्ण द्वादशी या फाल्गुन कृष्ण द्वादशी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, जो भादवा की बारस है ना, उस समय बच बारस मनाई जाती है। भादवे की कृष्ण पक्ष की द्वादशी, यानी भादवा लागता की बारस ने बच बारस मनाई जाए। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। स्त्रियों के बालों की वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण कौन सा है? यानी स्त्री के बालों की वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो गोफन है, भोगड़ी है, मूंदड़ी है या फिर नौगरी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोफन। यानी गोफन है ना, गोफन वो स्त्री के बालों का है ना। तो सर का है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। स्त्री के बालों की वेणी में गूंथा जाता है, बालों की वेणी में गूंथा जाता है। ठीक है, और जो भोगड़ी है ये कहाँ का आभूषण है? तो भोगड़ी नाक का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? भोगड़ी नाक का आभूषण है। वही मूंदड़ी और नौगरी कहाँ के आभूषण है? तो ये हाथ के आभूषण है। ठीक है ना, मूंदड़ी और नौगरी हाथ के हैं, भोगड़ी नाक का है, और गोफन कहाँ का है? गोफन भाई साहब बालों का है। किसका? कहाँ का है? बालों का आभूषण है। जो बाल है ना, स्त्रियां अपने बालों की वेणी गूंथती है उससे। अगले प्रश्न में चलते हैं। गुड़ला नृत्य को किस संस्थान द्वारा संरक्षण दिया गया? रूपायन, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, जवाहर कला केंद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुड़ला नृत्य को किसने संरक्षण प्रदान किया? तो रूपायन संस्थान है ना, वो राजस्थान में इस प्रकार की जो विलुप्त होती कलाएं हैं उनको संरक्षण देता है ना। रूपायन संस्थान की स्थापना आपको पता ही है 1960 में हुआ, और किसने किया था? कोमल कोठारी साहब ने किया। और विजय दांदेता साहब है ना, इनका भी इसमें स्थापना में योगदान है। और ये है कहाँ पे? तो ये बोरुंदा जोधपुर में है। कहाँ पे है? बोरुंदा जोधपुर में है। ठीक है, तो इस प्रकार गुड़ला नृत्य को संरक्षण किसने दिया था? रूपायन संस्थान ने दिया। और रूपायन संस्थान राजस्थान की जो विलुप्त होती कलाएं हैं उनको बचाना, यानी या यूं कहे दूसरे शब्दों में राजस्थान की संस्कृति को बचाने का कार्य कर रहा है रूपायन संस्थान। अगले प्रश्न में चलते हैं। पुत्र जन्म पर गाया जाने वाला सामूहिक लोकगीत कौन सा है? यानी पुत्र के जन्म पे जो लोकगीत गाया जाता है, लोटिया, होल्लर, लालर या बीरा, कौन सा है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा होल्लर। होल्लर जो लोकगीत है ना, वो पुत्र के जन्म पे गाया जाता है सामूहिक तौर पे।
पुत्र जन्म पे सामूहिक तौर पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बप्पा रावल ने निम्न में से किस शासक को पराजित कर चित्तौड़ पर अपना अधिकार किया था? यानी बप्पा रावल साहब है ना, उन्होंने एक शासक को पराजित किया था और उसके बाद चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया था। कौन था वो शासक जिसको हराया था? धवल था, मानमोरी था, जयसिंह था, भीम सिंह था। तो इसका आंसर हो जाएगा मानमोरी। क्या मानमोरी है ना? बप्पा रावल ने मानमोरी को हराया था। कब हराया? तो ये 734 ईस्वी में हराया। कब हराया? बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मानमोरी को मोरी दिखा दी है ना, और चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारमल और अकबर की प्रथम मुलाकात कहाँ पे हुई और किसके सहयोग से हुई? भारमल और अकबर है ना, जो जयपुर का राजा था भारमल और अकबर, उसकी पहली मुलाकात कब हुई? नहीं, कहाँ पे हुई और किसके सहयोग से हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारमल और अकबर की मुलाकात। ये भारमल और ये अकबर, इनकी मुलाकात कब हुई, कहाँ पे हुई? तो इनकी मुलाकात पहली बात तो 1556 में हुई। कब हुई? 1556 में हुई। कहाँ पे हुई? तो ये हुई अपनी आगरा में। कहाँ पे हुई? आगरा में हुई। ठीक है, और करवाई किसने? तो एक बंदा था मजनू खान। मजनू खान ने भारमल और अकबर की मुलाकात कराई थी। भारमल और अकबर की मुलाकात किसने कराई थी? मजनू खान ने करवाई, आगरा में करवाई और 1556 में करवाई। और ये भारमल और अकबर की पहली मुलाकात थी। ठीक है। पाहोबा या साहिबा के युद्ध में मालदेव ने किस शासक को पराजित किया था? पाहोबा या साहिबा के युद्ध में मालदेव ने किस शासक को पराजित किया? लूणकरण को, रावजेत सिंह को, राय सिंह को या गंगा सिंह को? तो पाहोबा या साहिबा के युद्ध में मालदेव ने किसको हराया था? तो रावजेत सिंह को हराया था। किसे हराया था? पाहोबा या साहिबा का युद्ध में मालदेव ने किसे हराया? रावजेत सिंह को हराया। और कब हराया था? 1541 में। यानी पाहोबा या साहिबा का युद्ध हुआ था 1541 में, है ना। तो रावजेत सिंह, इसको किसने हराया? मालदेव ने हराया। तो मालदेव अपने मारवाड़ का राजा था और जेत सिंह बीकानेर का था। फिर कल्याणमल ने शेरशाह सूरी का साथ दिया ही था, आपको पता ही। रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? दरणक शाह, विमल शाह, देपाग यात्री। हम शिल्पी की बात कर रहे हैं, निर्माता की बात नहीं कर रहे हैं। तो रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पी था वो था देपाग था ना, वो रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पी था। रणकपुर जैन मंदिर का तो आपको पता ही है। तो कहाँ पे है? ये पाली में है। कहाँ पे? पाली में। पाली में एक गांव है, गांव का नाम है सादड़ी, है ना। वहाँ पे ये रणकपुर जैन मंदिर है। और वहाँ पे एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है मथाई नदी। क्या नाम है? मथाई नदी। क्या नाम है नदी का? मथाई नदी नदी का नाम है। उस नदी के किनारे ही रणकपुर जैन मंदिर बनाया। और बनाया किसने? दरणक शाह ने। किसने? दरणक शाह ने बनवाया। और ये कुंभा का मंत्री था। ये दरणक शाह कौन था? कुंभा का मंत्री था। अगले प्रश्न में चलते हैं। 99 बुर्जों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? 99 बुर्जों के लिए कौन सा दुर्ग है ना वो प्रसिद्ध है? सोनारगढ़, मेहरानगढ़, नाहरगढ़ या कुंभलगढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनारगढ़। सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में आपको पता ही है। सोनारगढ़ दुर्ग, इसकी स्थापना 1155 में हुई, है ना। और कहाँ पे हुई? जैसलमेर में। और त्रिकूट पहाड़ी है एक वहाँ पे। और ये इसमें 99 बुर्ज है। कितनी बुर्ज है? 99 बुर्ज है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वल्लभ संप्रदाय की पीठों के संदर्भ में कौन सा युग्म असुमेलित है? यानी वल्लभ संप्रदाय की पीठ के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मथुरेश जी कोटा में, विठल नाथ जी नाथद्वारा में, मदन मोहन जी कामय, गोकुल चंद्र जी कांकरोली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये कह रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो मथुरेश जी तो कोटा में बिल्कुल सही है, विठल नाथ जी नाथद्वारा में ये भी सही है, मदन मोहन जी कामा भरतपुर में ये भी सही है। लेकिन गोकुल चंद्र जी है ना, वो भी कामा में ही है। कहाँ पे है? गोकुल चंद्र जी भी कामा में, कांकरोली में नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोकुल चंद्र जी कामा भरतपुर में। अगले प्रश्न में चलते हैं। ढोल नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र का है? जो ढोल नृत्य है ना, वो इस किस क्षेत्र में किया जाता है? धौलपुर, जालौर, बीकानेर या उदयपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जालौर में। ढोल नृत्य कहाँ का है? ढोल नृत्य जालौर जिले में किया जाता है मुख्यतः। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जगदीश सोनी, महेश सोनी, राम प्रसाद सोनी किस कला से संबंधित है? जगदीश सोनी, महेश सोनी और राम प्रसाद सोनी किस कला से संबंधित है? मथेरन कला, थेवा कला, मीनाकारी या फट चित्रांकन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी थेवा कला। जगदीश सोनी, महेश सोनी, रामप्रसाद सोनी, ये थेवा कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? थेवा कला से संबंधित है। जगदीश सोनी, महेश सोनी और रामप्रसाद सोनी, सोनी परिवार यूं कह सकते हैं, ये थेवा कला से संबंधित है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। जोधपुर चित्रशैली में कौन से रंग और वृक्ष की प्रधानता है? हमसे पूछ रहा है कि जो जोधपुर वाली चित्रशैली है उसमें कौन से रंग की और कौन से वृक्ष की प्रधानता है? पीला आम, लाल कदम्ब, हरा बरगद या सुनहरा खजूर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीला। यानी जोधपुर चित्रशैली में रंग कौन सा फेमस है? तो रंग तो इसमें पीला और वृक्ष आम का, आम के वृक्ष की और पीले रंग की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? जोधपुर चित्रशैली में पीले रंग की। कैसे रंग की? पीले रंग की और आम के, तो आम भी तो पीला ही होता है। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं, जोधपुर पीला रंग, आम का वृक्ष। हाड़ौती का पठार की उत्पत्ति किस भौगोलिक संरचना का परिणाम है? तो राजस्थान की जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, वो दो संरचनाओं के परिणाम है। एक का नाम है टेथिस सागर। क्या है? टेथिस सागर। और दूसरी संरचना है गोंडवाना लैंड। और बाकी तीसरी संरचना है ही नहीं, है ना। तो जो हमसे पूछ रहा है हाड़ौती के पठार, तो हाड़ौती का पठार है ना, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका है? गोंडवाना लैंड का। और जो मरुस्थल है और इसके अलावा जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये किसका भाग है? ये टेथिस सागर के भाग है। और हाड़ौती वाला क्षेत्र एक तो, और एक अरावली वाला क्षेत्र, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगले प्रश्न चलते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सवाना तुल्य वनस्पति का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है? यानी कोपेन साहब की जो उन्होंने वर्गीकरण किया था राजस्थान का, तो उसमें उन्होंने कहा था सवाना तुल्य वनस्पति। तो सवाना तुल्य वनस्पति में किसको माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा AW को। किसे माना है? AW को माना है। सवाना तुल्य वनस्पति में किसे माना है? AW को माना है। किसे माना है? AW को माना है। ठीक है ना। और AW का अगर पूरा नंबर नाम लिखना चाहिए तो क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है। और ये हमारे राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, वो AW में आता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में, ठीक है, हमें पता है सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट है। वहाँ पे त्रिवेणी संगम है, ये भी पता है। तो वहाँ पे चंबल, बनास और कौन सी नदी, यानी त्रिवेणी संगम बनता है। उसमें एक तो चंबल है, एक बनास है, एक तीसरी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी नदी कौन सी है? जो सीप नदी है ना, वो तीसरी नदी, यानी एक तो होगी चंबल, ठीक है, एक बनास, एक सीप। कौन कौन सी? चंबल, बनास और सीप, ये तीन नदियां मिलती है, त्रिवेणी संगम बनता है। और ये जगह कौन सी है? रामेश्वर घाट। और रामेश्वर घाट है कहाँ पे? तो ये है सवाई माधोपुर में। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में, है ना। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में, जहाँ पे चंबल, बनास और सीप। चंबल, बनास, सीप। तो चंबल बनास का तो आपको पता है, सीप थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहती है, तो इसको भी याद रखना है पे हमें। ये चंबल, बनास और सीप त्रिवेणी संगम बनाती है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर। अगले प्रश्न में चलते हैं। साइरोजक्स मृदा किस जिले की प्रमुखता मिलती है? यानी साइरोजक्स मृदा है ना, साइरोजक्स प्रकार की मिट्टी, वो किस जिले में मिलती है? गंगानगर, भीलवाड़ा, अजमेर या अलवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने गंगानगर में। साइरोजक्स और रेवरीना, ये दोनों गंगानगर में। साइरोजक्स और रेवरीना दोनों गंगानगर में है ना। साइरोजक्स गंगानगर में, रेवरीना भी गंगानगर में। और जो बीकानेर में कौन सी है? जिप्सीफेरस। जिप्सीफेरस बीकानेर में। जिप्सी कहाँ फेर रहे हैं? तो बीकानेर में फेर रहे हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? जोहड़पुर, बीकानेर। अब हमसे पूछ रहे स्थापना कब हुई? 1980, 84, 87 या 90। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो जोहड़बीड़ बीकानेर में है, स्थापना इसकी 1984 में हुई। कब हुई? 1984 में हुई। कब हुई? 1984 में हुई। अगले प्रश्न में चलते हैं। संगमरमर उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? संगमरमर उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? बताइए। तो संगमरमर उत्पादन में राजस्थान का स्थान है पहला, यानी पूरे देश में अगर बात करते हैं संगमरमर उत्पादन की, तो हम देश में टॉप पे है। कहाँ पे है? टॉप पे। अगले प्रश्न में चलते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? हम संभाग की बात नहीं कर रहे हैं, संभाग की बात कर रहे हैं, जिले की बात नहीं कर रहे हैं। तो कौन सा संभाग है जहाँ
सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति ने एसटी जनजाति रहती है और वहाँ का लिंगानुपात भी सबसे अच्छा है। तो जयपुर, बीकानेर, अजमेर या उदयपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। यानी उदयपुर संभाग है ना, वहाँ पे अनुसूचित जनजाति भी सर्वाधिक रहती है और सर्वाधिक लिंगानुपात भी सर्वाधिक है। और उदयपुर संभाग का जो आकार है ना वो कैसा है? श्रीलंका जैसा है ना, श्रीलंका जैसा। श्रीलंका के आकार का है संभाग का, अगर आकार देखें तो श्रीलंका के आकार का संभाग है। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? यानी इनमें से वो कौन है? यानी बाकी 3 की नियुक्ति तो राज्यपाल साहब करते हैं, लेकिन एक है जिनकी नियुक्ति राज्यपाल साहब द्वारा नहीं की जाती। कौन है वो? मुख्यमंत्री, जिला न्यायाधीश, राज्य महिला आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राज्य महिला आयोग है ना, इसकी नियुक्ति राज्यपाल साहब नहीं करते, जो मंत्रिमंडल है वो सीधा ही करता है। बाकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति भी राज्यपाल साहब ही करते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल साहब ही करते हैं, लेकिन राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल साहब नहीं करते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। और इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, तो बता ही दिया। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आई.डी. दुआ, एस.पी. जोशी, डी.बी. गुप्ता या बी.एस. सिंधु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का माने तो आई.डी. दुआ साहब। यानी राज्य के पहले लोकायुक्त कौन थे? आई.डी. दुआ साहब राज्य के पहले लोकायुक्त थे। और सर्वाधिक समय तक कार्य करने वाले एस.एस. कोठारी साहब। कौन थे? एस.एस. कोठारी। ये ऐसे लोकायुक्त थे जिन्होंने सर्वाधिक समय तक कार्य किया। और वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा साहब है ना। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं कि पहले आई.डी. दुआ साहब थे, सर्वाधिक कार्य करने वाले एस.एस. कोठारी साहब हैं, और प्रताप कृष्ण लोहरा साहब वर्तमान में है। बाकी वर्तमान वाले को आपको एग्जाम्स जाने से पहले एक बार देख जाने कि कौन क्या है, कौन क्या वाला जो टॉपिक है ना वो देख जाना है। ठीक है, इस प्रकार हमने आज मतलब 14 नंबर टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। कल हम 15 नंबर का टेस्ट लेकर आएंगे। बाकी उम्मीद है कि आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है, आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।